देखिए, हर एज की समस्या अलग अलग है। अगर 13 इयर्स की लेडी है और अक्सर माँ इस बारे में बहुत परेशान रहती है कि मेरी लेडी को कभी पीरियड्स नहीं हुए टाइम से। 13 साल के आसपास जब होने चाहिए, 11 से 13 साल में यूजुअली मेनार्की, जिसको कि हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं, तो उस एज में अक्सर माएँ मेरे पास आती हैं, मैडम हमारी बच्ची को पीरियड नहीं हुआ, या फ्लो जो है वो बड़ा इरेगुलर है, मतलब टाइमली नहीं होता, यहाँ तक कि कभी कभी लगातार चलता रहता है पूरे पूरे महीने, और उससे लड़की में एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो इतना एंशियस होने की माँ को कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने ये देखा कि साइंटिफिकली भी कम से कम 6 महीने लग जाते हैं आपकी नॉर्मल साइकिल रिदम आने में। नमस्कार, बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम। मैं रविका दी संडे गर्ल आपके समक्ष लेके आई हूँ बुंदेलखंड का पहला पॉडकास्ट चैनल बुंदेली स्पिरिट। इसमें हम बड़ी बड़ी हस्तियों से वाकिफ होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ नेक्स्ट एपिसोड आप लोग के साथ। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर रेखा अग्रवाल। अगर हम डॉक्टर रेखा अग्रवाल जी के बारे में बात करें तो ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो बुंदेलखंड को बहुत समय से सेवाएं दे रही हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज ये एपिसोड स्पेशली लेडीज के लिए है। क्यों? क्योंकि लेडीज की अगर हम बात करें तो उनका बहुत अहम रोल होता है हमारी लाइफ में। माँ बनने से लेके माँ बनने तक, या बेटी होने से लेके माँ बनने तक बहुत बड़ी बात होती है। वो हर एक पद संभालती है, तो उनकी केयर करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर हम उन्हीं के सवालों से वाकिफ नहीं होंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात हो जाती है कि हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर हमको कोई गिफ्ट देना है अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बीवी को, तो ये बहुत अहम गिफ्ट है कि आप उनकी केयर करें। कई बार ये होता है हम सवाल नहीं पूछ पाते हैं, शर्म लगती है हमको, तो मैं आप सबके समक्ष वो सवाल लेके आऊंगी जिनके लिए आपको शर्म आती है। और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल सवाल है जो मुझे भी पूछने चाहिए और आपको भी पूछने चाहिए। उन सबके जवाब मैं आपको दूंगी। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करिए, या आप मुझे अब मेरे चैनल पे आप मैसेज करिए। मैं वो सवाल नेक्स्ट एपिसोड में जरूर आपके पास लेके आऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने डॉक्टर रेखा अग्रवाल जी के पास और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। नमस्ते मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए, और यहाँ पे हम सबको इन सब के लिए अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो ये अवेयरनेस नहीं जानती हैं, जो सवाल जवाब आज हम करने वाले हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ऐसा है, लेडी तो हमेशा से घर में मोस्ट निगलेक्टेड एलिमेंट रही है। हस्बैंड्स भी अपने काम में बिजी रहते हैं, लेडी पे ध्यान नहीं देते। लेडी अपने आप को घर के कामकाज में इतना व्यस्त कर लेती है कि अपने हेल्थ इश्यूज़ को और अपनी और प्रॉब्लम्स को किसी से डिस्कस ही नहीं कर पाती। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो आपने चुना है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का ऐसा जवाब दूँ जो हर मतलब लेडी तक पहुँच सके, ताकि वो इसको समझ सके और आगे अपने भावी जीवन में इसका इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। तो आज के सवाल जो है वो बहुत निजी जिंदगी से हैं और जो हर एक महिला उन चीज़ों से गुजरती है। तो चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ बातचीत भी होगी, कुछ बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा होगा और सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट होगी। तो चलिए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है कि एक लड़की जब 13 या 14 क्रॉस करती है तो एग्जैक्ट एज क्या होती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाने के लिए और उस चेकअप को कंटिन्यू रखने के लिए? देखिए, हर एज की समस्या अलग अलग है। अगर 13 इयर्स की लेडी है और अक्सर माँ इस बारे में बहुत परेशान रहती है कि मेरी लेडी को कभी पीरियड्स नहीं हुए टाइम से। 13 साल के आसपास जब होने चाहिए, 11 से 13 साल में यूजुअली मेनार्की, जिसको कि हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं, तो उस एज में अक्सर माएँ मेरे पास आती हैं, मैडम हमारी बच्ची को पीरियड नहीं हुआ, या फ्लो जो है वो बड़ा इरेगुलर है, मतलब टाइमली नहीं होता, यहाँ तक कि कभी कभी लगातार चलता रहता है पूरे पूरे महीने, और उससे लड़की में एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो इतना एंशियस होने की माँ को कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने ये देखा
कि साइंटिफिकली भी कि कम से कम 6 महीने लग जाते हैं आपकी नॉर्मल साइकिल रिदम आने में। तो ये तो मोस्ट कॉमन है, प्लस उनको थोड़ा एजुकेट भी करना पड़ता है, जो कि माँ की जिम्मेदारी है। जैसे प्रॉपर पैड्स यूज़ करें, गंदे कपड़े ना यूज़ करें, क्योंकि इस एज के इन्फेक्शंस जो है ना वो आगे के जीवन में बड़े ट्रबलसम हो जाते हैं। उससे कभी कभी बच्चा ना होना या पीरियड ज़्यादा होना या कुछ तरह के इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं। तो माँ को पहली इसी स्टेज से लड़की की पूरी जिम्मेदारी उठानी है और उसको एजुकेट करना है कि भाई ये सब नॉर्मल है और इसको तुम किस तरह से टैकल करो। प्रॉपर पैड्स यूज़ करो, प्रॉपर हाइजीन रखो। जहाँ तुम टॉयलेट्स, वर्किंग गर्ल्स हैं, जैसे मान लीजिए 13 साल की तो नहीं पर 19-20 साल की लड़कियाँ जो होती हैं वो तो वर्किंग हो जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कोचिंग में जाती हैं। तो उसमें क्या है, गंदे टॉयलेट्स पब्लिक प्लेसेस में यूज़ करने से जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन होना। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा सावधानी से, जैसे क्लीन टॉयलेट्स प्लस प्रॉपर पैड्स वगैरह यूज़ करके अवॉइड कर सकते हो। मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, अगर एजुकेशन होगी तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो घर से ही माँ को एजुकेट करना है कि लड़की किस तरह से अपनी ये कॉमन प्रॉब्लम्स को टैकल करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आजकल अगर हम मिसकॉन्सेप्शन वर्ड बोलें तो बुंदेलखंड में ये बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। बेसिकली लेडीज़ इस चीज़ को मानती हैं, जो उनकी लाइफ में अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट से कनेक्ट ना होके वो और चीज़ें कराती हैं। ये बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा है और मैंने भी देखा है। मैं खुद बुंदेलखंड की हूँ, आप भी बुंदेलखंड की हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है कि एक रिप्रोडक्टिव एज होती है लेडी की, है ना। जैसे रिप्रोडक्टिव एज का मतलब ये है कि 19-20 साल से स्टार्ट होकर के और ये 26-27 साल तक मैक्सिमम चांसेस होते हैं कंसेप्शन के, और वो आप वेस्ट कर देते हो पंडितों के पास जाने में, ओझा के पास जाने में, झाड़ फूंक में। जब तक हमारे पास आप आते हो तब तक वो एज निकल चुकी होती है और फिर आप ही ये प्रॉब्लम फेस करते हो कि बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने ये देखा भी है कि इस एज में करीब लेडी के पास एग्स यानी अंडे जो होते हैं वो लाखों में होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है यानी 30 to 40 इयर्स की एज में ये मतलब थाउजेंड्स में हो जाएंगे, और जब आप 40 क्रॉस करोगे तो उस एज में तो ये मतलब 1000 से भी कम हो जाते हैं। तो आप सोचो चांसेस ऑफ फर्टिलिटी, प्लस आपके साथ आपके हस्बैंड भी तो एजिंग में पास हो रहे हैं ना, तो उनके पास भी तो जो शुक्राणु है उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्लस कुछ मेल्स तो स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, अल्कोहल में, और कभी कभी ड्रिलिंग वर्क में और हाई टेम्परेचर को वर्किंग कंडीशंस में एक्सपोज हो जाते हैं, तो उससे और शुक्राणु कम होते चले जाते हैं। तो प्रॉपर मेरी राय ये है कि इस नाजुक समय को, इस कीमती समय को आप वेस्ट मत करो यहाँ वहाँ जाके। एक बार एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट तो करो, कम से कम वो आपको राय देगी कि भाई ये इन्वेस्टिगेट कराइए। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि गायनेकोलॉजिस्ट आपको 100% गारंटी दे दे कि आप प्रेग्नेंट हो ही जाओगी, बट एटलीस्ट सही दिशा तो मिलेगी ना। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका एक हम लोगों के पास जाके अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो 3rd डिग्री जैसे IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, भाई वो भी आप करा सकते हो प्रॉपर टाइम में। तो एज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस समय को वेस्ट ना करें यहाँ वहाँ पंडितों के पास जा करके। मेरे पास कई लेडीज ऐसी आती हैं, मैडम मुझे आपसे तो आराम नहीं मिला, लेकिन वो पंडित जी के पास गई, देखिए तब से मेरा पीरियड बंद है और मुझे 8 महीने हो गए पीरियड नहीं आया। अब इसको हम क्या कहते हैं, मैंने देखा उससे प्रेगनेंसी थी ही नहीं, पता नहीं उन्होंने कौन सी दवा, कौन सी भभूत खिलाई कि वो पीरियड तो रुक गया। फिर हमने अल्ट्रासाउंड भी किया, प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं थी। तो इसको हम कहते हैं स्यूडोसाइसिस, मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी का आपको एक एहसास होना। ये एक साइकोलॉजिकल, मानसिक बीमारी है, और वो लेडी प्रेग्नेंट भी नहीं थी। तो आपको क्या मिला, आपने दुनिया भर के पैसे खर्च करे। इससे अच्छा तो आप प्रॉपर टाइम पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाओ, स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास चली जाओ, वो कम से कम कुछ डायरेक्शन, कुछ जांचें कराएगी, उसके बाद आपको सही दिशा तो बता देगी ना प्रॉपर टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ में ये भी होता है कि अगर लड़का चाहिए तो भी ये मिसकॉन्सेप्शन होता है
कि उस चीज़ के लिए अलग मतलब देखने का होता है। एंड इसमें ये भी मैं तो खुद बुंदेलखंड की, तो इसलिए मैं इस चीज़ से कनेक्ट कर सकती हूँ कि उसमें अल्ट्रासाउंड को भी मना करते हैं। बिल्कुल, आजकल देखिए ये लीगली फिजिबल नहीं है। हमारे लिए लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, और आजकल तो लड़कियां और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं लड़कों के मुकाबले में। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए कि 2 बच्चे से ज़्यादा ना करें, क्योंकि उनकी परवरिश भी आपके हाथ में है, उनकी एजुकेशन भी आपके हाथ में है। तो लड़का लड़की का छोड़िए, इवन इन लॉज जो हैं, मदर इन लॉ, अब तो इस बार मैडम लड़का होना चाहिए। अब लड़की हुई तो सबका बाहर जाके देखती हूँ तो एक मिठाई भी किसी को ऑफर नहीं करती। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करिए भाई। आजकल के ज़माने में लड़कियां ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं एज कम्पेयर टू लड़के। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, मतलब कि लोग ये करते हैं और इस ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इस ट्रैक पे। तो बिल्कुल मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और मैंने तो अपने लड़की लड़के की बिल्कुल सेम वे में परवरिश की है। मेरी लड़की भी डॉक्टर है और लड़का भी डॉक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इक्वालिटी हो गई। इसमें मैम अभी आपने एक वर्ड यूज किया था आईवीएफ। अगर हम आईवीएफ के बारे में जाने तो झांसी या बुंदेलखंड को कवर करते हैं, तो आईवीएफ के क्लिनिक कितने खुल गए हैं, आईवीएफ लोग करा भी रहे हैं, उसका रीजन क्या है, इसकी मात्रा क्यों बढ़ती जा रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, अगर आप डॉक्टर के पास टाइम से नहीं आओगे, ठीक है, अगर आप एडवांस स्टेज में आओगे तो आपको हम ट्रायल नहीं दे सकते। फिर तो ये है कि जो तीसरी सीढ़ी है प्रेगनेंसी को अचीव करने की, आईवीएफ है ना, वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रॉपर टाइम से आते हो तो उससे पहले भी हमारे पास कई दवाएं हैं जिससे कि आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो, है ना। उसके बाद ये एक्चुअली एक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है। मतलब पहले हम लोग जो है ड्रग्स से ट्रायल देते हैं, फिर उसके बाद अगर कंसेप्शन नहीं होता तो हम लोग आईयूआई करते हैं। आईयूआई का मतलब होता है कि जो आपके हस्बैंड के अच्छे शुक्राणु जो हैं वो लेडी के अंदर उस दिन इंजेक्ट किए जाते हैं यूट्रस के अंदर, जिस दिन के उसका एग मैच्योर होता है। अच्छा, ये जो 2 सीढ़ियाँ हैं ये कॉस्टली भी कम है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट प्रॉपर एज में शुरू हो, रिप्रोडक्टिव एज में शुरू हो, जबकि आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी क्वाइट हाई हो, ठीक है। तो अगर आप पहले अपने आप को इधर उधर बिजी रखोगे तो भी आप हमारे पास टाइम से नहीं पहुंच पाओगे, तो आईवीएफ वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक कॉस्टली मोडालिटी है। मतलब एक आध आईवीएफ में अगर समझ लीजिए तो 1.5-2 लाख का खर्चा हो जाता है, और प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट में कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं होती। तो मैम आईवीएफ में भी गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं होती, स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स आर इन द रेंज ऑफ 35 से 50%। वो भी तो आप ये ना मान के चले कि इस डॉक्टर के पास में आ गई अब इस चीज़ की भाई आप किसी परीक्षा में बैठते हो तो क्या गारंटी है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। इसी तरह से ये ट्रीटमेंट भी है। अच्छा, दूसरा कॉज आईवीएफ बढ़ने का ये भी है कि आजकल लड़कियां बहुत एम्बिशियस हैं, लड़के भी बहुत एम्बिशियस हैं, अपनी जॉब को लेके स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, तो उनकी एज जो मैरिज की है इट इज़ एडवांस्ड, मतलब इट हैज़ क्रॉस्ड वो वाला पीरियड जो कि मैक्सिमम फर्टिलिटी देता है, ठीक है। फिर किसी वजह से आजकल मैंने देखा 34-35 साल की लड़कियां आती हैं और वो कहती हैं मैडम अभी 1 साल प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। आप ऑलरेडी उस एज में आ गए हो, अब आप 1 साल और वेस्ट कर रहे हो। तो हम तो उन्हें काउंसिल ही करते हैं, उसके बाद वो हमारे पास आए ना आए ये उनकी मर्जी। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं आपको एक किस्सा बताऊं तो अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, तो उनका यही था, मतलब पहले शादी हुई, आफ्टर दैट करियर वाज ऑन ग्रोथ, करियर के बाद फिर घर लेना है, घर के बाद सेटलमेंट तो था ही, फिर एक आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप, एंड तब जाके फिर उसके बाद बेबी प्लान। बताइए कितना समय एंजॉयमेंट में वेस्ट कर दिया। अब आप आए जबकि जिंदगी का आखिरी वो चल रहा है, तो आईवीएफ तो चांसेस बढ़ेंगे ही ना। आईवीएफ की इंसिडेंस इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आपके एग इतने कम हो जाते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं फ्रोजन एग्स रखवाते हैं। अच्छा, नॉर्मल एग्स की क्वालिटी फ्रोजन एग्स की क्वालिटी में डिफरेंस तो होता ही है ना, तो एग की क्वालिटी भी एज के साथ खराब होती है, नंबर भी खराब होता है, क्वालिटी भी खराब होती है, इसीलिए चांसेस ऑफ कंसेप्शन भी खराब हो जाते हैं। तो बेटर मेरा एम्फेसिस ये है कि आप जो आपकी गोल्डन एज है उसी में आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करो और उस समय को वेस्ट मत करो। आप सब काम करते रहो,
पर इस काम को भी अपनी इम्पोर्टेंस पूरी इसको प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी क्योंकि लोग आजकल बेबी प्लान करना प्रायोरिटी नहीं रह हाँ, गया है। जिनको नहीं करना है वो ना करें। हाँ। जिनको नहीं करना है वो बिल्कुल ना करें। वो तो भाई सोच रहे हैं कि हमें तो प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, वो तो ठीक है। पर ऐसे कपल्स जो कि ये भी सोचते हैं प्रेगनेंसी भी चाहिए, प्रोफेशन भी चाहिए, एंजॉयमेंट भी चाहिए, तो आई थिंक प्रेगनेंसी शुड बी गिवन अ टॉप प्रायोरिटी। बिल्कुल। तो ये चीज मतलब एक बहुत अहम मायने रखती है, जो हमारा एज बैरियर होता है। मींस जो आपने बताया 19-20 से लेके 30 लेट टीन्स एंड 25-30 तक। 25-30 तक मींस दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर प्रेगनेंसी। इस एज में एक मैं चीज और बताऊं, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओगी ना तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे बीपी हाई होना, डायबिटीज होना, ये सब चीजें भी कम हो जाती हैं। प्लस आपकी डिलीवरीज भी, बिकॉज ऑल योर बॉडी इज सो फ्लेक्सिबल, हर जॉइंट इतना फ्लेक्सिबल है, तो इस एज में डिलीवरीज नॉर्मल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू लेटर एज, जहाँ पर कि आपकी बोन्स में भी चेंजेस आने लगते हैं, आपकी पेल्विस भी रिजिड होने लगती है, रास्ते भी रिजिड होने, आपकी टॉलरेंस पावर भी कम होने लगती है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की बीमारियां घेरने लगती हैं। रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। रिकवरी भी यंग एज में, तो रिकवरी भी सब अच्छी चीजें हैं। रिकवरी भी इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग की गोल्डन पीरियड है। तो मतलब अपनी प्रायोरिटीज रखें, बट पहले ये भी एक प्रायोरिटी पे रखें अगर आपको प्लान करना है तो, क्योंकि ये फिर लेटर एज में आपको प्रॉब्लम देगा, एंड फिर ऑब्वियसली दिस लेड्स टू लाइक डिफरेंशिएशंस आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ में, ये भी एक रीजन है। और एक चीज और बताऊं मैं, लेटर एज में क्रोमोसोमल या जेनेटिक एनॉमलीज जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह है, इसके चांसेस भी बढ़ने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट्स भी आने लगते हैं, तो उससे फिर टर्मिनेशंस वगैरह, मतलब आपकी जो जिंदगी का एक वो है रास्ता, वो बड़ा डिफिकल्ट होता चला जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि अपनी ज़िंदगी को सुगम तरीके से गुजारिए, अपनी प्लानिंग करिए, प्लानिंग होगी तो सब कुछ अच्छा चलता चला जाएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको बेसिकली कौन से विटामिन, आयरन, कैल्शियम क्या रेगुलरली लेने चाहिए, जिससे बच्चे को प्लस हमको मींस मदर को, दोनों को जो प्रॉपर आहार कह लें या प्रॉपर टैबलेट्स के थ्रू जो हम देना चाहते हैं बच्चों को या मदर को, तो वो क्या और किस मात्रा में होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, मैंने देखा कि गांव की लेडीज तो बहुत ही न्यूट्रिशनली निगलेक्टेड रहती हैं बेचारी, सारे घर को खाना खिला देंगी, उसके बाद उनका नंबर आएगा, दूध वगैरह उनकी डाइट में जो भी थोड़ा बहुत है वो बच्चों को दे देंगी, तो वो लेडीज तो बहुत ही निगलेक्टेड है। हाँ, ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में आजकल लेडी भी अपनी ध्यान खुद रखती है, और मेजर जो न्यूट्रिएंट्स जिनमें के आपको ध्यान देना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आयरन और कैल्शियम। तो कोशिश करिए कि आपकी डाइट जो है वो आयरन रिच भी हो और कैल्शियम रिच भी हो। तो कॉमन सोर्सेज जो आपके आयरन रिच डाइट के हैं वो यूजुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। देखिए थोड़ा सा कॉस्ट भी कम रखी जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे इंडिया में वो लेडीज़ हैं जो कि बैकवर्ड ग्रुप की लेडीज़ हैं, गांव की लेडीज़ हैं, तो ये जो हरी सब्जियां हैं, ये जो आपके बाकी जो सेब है, अनार है, पालक है, चुकंदर है, नट्स है, इवन मूंगफली, ये सब चीज़ें जो, ये नट्स में ये नहीं है कि आप काजू ही खाओ, आप बादाम ही खाओ, आप मूंगफली भी खा लोगे तो भी आपको ये सब चीज़ें आयरन मिल जाएगा। इसके साथ कैल्शियम भी, कैल्शियम तो एक दूध में जो रिचेस्ट दूध और दूध से बनी चीज़ों में कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है एज कम्पेयर टू अ नॉन प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। और कैल्शियम यूजुअली 1 ग्राम पर डे दिया जाता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है तो आप हमारे पास आओगे तो हम लोग आपको सप्लीमेंट करेंगे, टैबलेट्स देंगे, तो सप्लीमेंट भी इक्वली एफिकेशियस होता है। और भाई देखिए, गरीब लेडी आ रही है, उसकी बेचारी के पास नहीं है इतने पैसे, जैसे दूध पीने को मैं बोलती हूँ तो अक्सर गरीब लोग कहते हैं अरे मैडम कहाँ रखा दूध, बच्चों के लिए नहीं है, तो ये उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। उनको तो लास्ट में जो बचा कुचा है वो मिल रहा है, तो हम लोग इसीलिए डाइटरी सप्लीमेंट करते हैं। हम क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सप्लीमेंट कर रही है, आयरन टैबलेट्स, फेरस सल्फेट की टैबलेट आती है, और नॉर्मल रिक्वायरमेंट एक लेडी की कैल्शियम की 1 ग्राम पर डे प्रेगनेंसी में है, और आयरन की 30 मिलीग्राम पर डे की वो टैबलेट्स आती हैं।
फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड नाम से ही पता चलता है, फोलिएज यानी कि आपको ग्रीन लीफी, जिसमें फोलिएज यानी पत्ती, हरी पत्तीदार सब्जियां जो है उसमें मिलता है। तो ये सब अच्छा, फॉलिक एसिड का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। जैसे किसी बच्चे में अगर कोई डिफेक्ट्स आए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पीछे कमर के पीछे के हिस्से में जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एक डिफेक्ट होता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से कम हो जाती हैं, लेकिन आपको इसे प्लान करने से पहले लेना होता है। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें सिंपली न्यूट्रिशन, डाइट और मेडिसिन के लिए, जैसे कुछ होती हैं जो डेफिनेटली लेडीज डॉक्टर पास तक नहीं आ पाती हैं, तो हमें उनके लिए एग्जैक्टली क्या क्या मेजर्स में मेडिसिन 9 मंथ तक लेनी है, वो आप कुछ बताइए, जिससे कि अगर वो नहीं आ पाती तो उनके पास तक ये जानकारी हो कि अगर हम नहीं है तो डॉक्टर की एडवाइस से हमारे पास क्या, जैसे आपने फॉलिक एसिड 3 मंथ्स तक बताया, ऐसे क्या हमें प्रॉपर। आप अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाइए, वो आपको फेरस सल्फेट की टैबलेट भी देंगे, कैल्शियम भी अवेलेबल है, ठीक है, फॉलिक एसिड सब अवेलेबल होता है। आपको हम डोज बता भी देंगे तो भी आप शायद उसको याद ना रख पाएँ, पर वहाँ वो टैबलेट्स पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड और अगले 3 महीने से, पहले 3 महीने में हम लोग आयरन कैल्शियम नहीं शुरू करते। उसका रीज़न ये है कि पहले 3 महीने में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो आयरन कैल्शियम से ये वॉमिटिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो 3 महीने के बाद से आपको आयरन कैल्शियम दिया जाएगा। तो ये सब टैबलेट्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल हैं, मतलब आपको नहीं कुछ खर्च करना है, सिर्फ जाना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको वैक्सीनेशन भी जो प्रेगनेंसी में है वो भी वहाँ मिल जाएगा। बाकी जो एलीट ग्रुप की लेडीज़ हैं, भाई ठीक है, वो आ जाएं, प्राइवेट में आ जाएं, हमें दिखाएं, लेकिन जो गरीब हैं, बैकवर्ड, पीछे जो गांव के रहने वाली औरतें हैं, वो खुद ये इनिशिएटिव ले लें, भाई किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, जाइए वहाँ पर। जब प्रेगनेंसी आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो वो यूरिन टेस्ट करेंगे, तो अगर यूरिन टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा तो वो आपको एटलीस्ट प्रॉपर गाइड कर देंगे कि किस महीने में अल्ट्रासाउंड कराइए, कब। एक कार्ड सा भी बन जाता है, उसमें आपका बीपी वगैरह भी मॉनिटर करते हैं, और वो टैबलेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज नहीं मिली तो कोई बात नहीं, वो कहेंगे भाई कल आ जाइए, आज हमारे पास नहीं है अवेलेबल, पर मिलेंगी तो उनको रेगुलरली खाएंगी तो आप एनीमिया जैसी भयंकर बीमारी से बच जाओगे। और नंबर 2, आपके पास इतना ब्लड होगा कि अगर डिलीवरी के दौरान थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हुआ या ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो आप सक्षम हैं उसको टॉलरेट करने के। तो मतलब सिंपली चीज है कि आपको मिल रहा है सब, बस आपको जाना है। इग्नोरेंस है, आप इतना जा नहीं रहे हैं वहाँ पे, तो आप जाइए। हाँ, और जरूरी नहीं है पैसे खर्च, वहाँ तो कुछ भी खर्च नहीं होगा, आपको जाना है, सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंस देनी है, एंड आपको पूरा जो भी स्टॉक गाइडेंस मिलेगी, ड्रग्स मिलेंगी, इवन वैक्सीनेशन भी मिलेगा। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम प्रेगनेंसी में बात करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लस बच्चा होने के बाद, तो वैक्सीनेशन के बारे में आपका क्या कहना है कि रेगुलरली कराने तो चाहिए, लेकिन जो स्किप करती हैं फिर वो क्या फेस करती हैं? देखिए, स्किप करना तो बहुत ही गलत है, क्योंकि आप तो स्किप कर जाएंगी, आपका बच्चा फेस करेगा उन बीमारियों को। तो वैक्सीनेशन तो एंटीनेटल पीरियड में सिर्फ 2 वैक्सीनेशन आजकल होते हैं टेटनस के, और पहला वैक्सीनेशन 3 महीने के बाद, और दूसरा 4 से 6 हफ्ते के अंतर पे दूसरा वैक्सीनेशन। अगर आपकी अगली प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर ही हो गई है तो सिर्फ 1 वैक्सीनेशन लेना है, और इजी हो गया आपके लिए। अगर 3 साल के बाद है तो फिर वही 2 वैक्सीनेशन लगेंगे। बाकी ये है कि कुछ डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी जैसे RH नेगेटिव प्रेगनेंसीज होती हैं, कुछ होती हैं, तो उसमें हम कुछ और एंटी-डी इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, तो वो आप अभी याद नहीं रख पाओगी। आप जब रेगुलर एंटीनेटल चेकअप में रहोगे हमारे पास तो हम आपको वो भी गाइड कर देंगे। बस ये है कि आपको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे आप PHC पे चले जाओ, है ना, चाहे आप किसी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो वो आपको टाइम टू टाइम बताता चला जाएगा, भाई आपकी प्रेगनेंसी अगर सिंपल है तो आप आराम से बढ़ते जाइए, आपकी जर्नी बहुत आसान है, लेकिन अगर एज रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फिर उस केस में भी बताएगा। प्लस वो कुछ आपको इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, तो आप ये ना सोचें पहली बार ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती हैं और बाद के फॉलोअप्स में इन्वेस्टिगेशंस कम होती हैं। प्लस अल्ट्रासाउंड्स, एटलीस्ट 3 अल्ट्रासाउंड्स तो प्रेगनेंसी में ज़रूर होने चाहिए। पहला अल्ट्रासाउंड इसलिए कि आपकी प्रेगनेंसी में बच्चे का हार्ट आया या नहीं आया वो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कर देते हैं।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड, दैट इज जस्ट कि बच्चा जो है उसमें हार्ट आ गया है, उसमें जान पड़ गई है, कॉमन लैंग्वेज। फिर एक 30 इयर्स की लेडीज के बाद एक आजकल डाउन सिंड्रोम पे आजकल बहुत स्ट्रेस है सबका। डाउन सिंड्रोम में कुछ नहीं है, 21वां क्रोमोसोम जो आपका है वो 2 की जगह 3 हो जाते हैं। वैसे यूजुअली हर क्रोमोसोम 2 होते हैं, हमारी बॉडी में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर होते है ना। हाँ। तो उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम है और 22 पेयर ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो 21वां क्रोमोसोम कभी 2 की जगह 3 हो जाता है तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है, उसको कहते हैं ट्राइसोमी 21। वो यूजुअली 30 इयर्स के बाद लेडी में अगर होता है, उसका इफेक्ट देखिए, एक डाउन सिंड्रोम एक बच्चे में डेवलपमेंट है, चूँकि बच्चा मेंटली भी सब नॉर्मल होता है, प्लस उसमें और भी देखने में भी कुछ डिफेक्टिव होता है, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप एक एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड 11 से 13 हफ्ते के बीच में कराएं, है ना। तो उसको कहते हैं एंटी एनबी स्कैन, और उसके साथ हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिसको डबल मार्कर कहते हैं। तो उससे एक भयंकर बीमारी जिससे कि बच्चा ग्रसित होगा आप बच जाओगे, है ना। और तीसरा अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 18 हफ्ते के आसपास, थर्ड ट्राइमेस्टर टारगेट्स के, नॉट थर्ड ट्राइमेस्टर, इट इज सेकंड ट्राइमेस्टर, लेट सेकंड मींस थर्ड में एंटर करने 18 से 20 हफ्ते। तो उस पे होता है जिसमें कि आपके बच्चे के जो ऑर्गेन्स डेवलप हो रहे हैं, जो उसके पार्ट्स बन रहे हैं, दिल बन रहा है, उसकी आंतें बन रही हैं, उसके फेफड़े बन रहे हैं, वो देख लिए जाते हैं। और उससे रिलेटेड अगर कोई डिफेक्ट अल्ट्रासाउंड में आता है तो क्योंकि 20 हफ्ते से पहले आप बच्चे को टर्मिनेट भी कर सकते हो, तो वो आपको बता दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी 8 से 8.5 महीने के बीच में, उसमें ये देखना है कि प्लेसेंटा, आपकी कनारी जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, आपका बच्चा सीधा है या नहीं है ना। तो वो डिलीवरी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिलीवरी रिलेटेड होगी। अब जैसे अगर हम बात करें कि जस्ट आफ्टर मैरिज एक सिचुएशन होती है, जस्ट आफ्टर मैरिज अगर प्रेगनेंसी आ गई एंड मदर फादर अभी रेडी नहीं है प्रेगनेंसी रखने के लिए, दे हैड मेडिसिन, मदर ने मेडिसिन ली, तो वो मेडिसिन सेफ तो फॉर श्योर नहीं होती है, उस मेडिसिन का इफेक्ट प्लस लेटर इफेक्ट देखिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी, मेरा मैसेज है आप लोगों को, कभी भी टर्मिनेट मत कराइए। मेरे पास तो तब आती हैं लेडीज जब दवा वगैरह खा लेती हैं, है ना। पहले ही आजकल तो हर इंसान अपने घर पे भी दवा वगैरह खा के सब प्रेगनेंसी बिल्कुल टर्मिनेट कराने के मूड में रहता है। पहली प्रेगनेंसी कभी भी टर्मिनेट मत कराइए, क्योंकि उसका एक बहुत एडवर्स साइड इफेक्ट है कि लेटर एज में कभी कभी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी यानी कंसेप्शन में दोबारा बहुत दिक्कत आती है। तो पहली प्रेगनेंसी हमेशा सर आंखों पर, आप टर्मिनेट मत कराइए। अगर आप हमारे पास आओगे तो हम यही राय देंगे। फिर भी चोरी छिपे कई बार आप खा लेते हो तो उसके फिर एडवर्स इफेक्ट्स आप भुगतते रहते हो जिंदगी में। एंड लेटर लाइफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू बीइंग प्रेग्नेंट, हाँ, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज ट्यूब जो है वो एक चैनल है जिसके द्वारा अंडा जब ओवरी से रिलीज होता है वो वहाँ पर यूट्रस के अंदर पहुँचता है। तो अगर आपका वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, तो सोच लीजिए कि उसमें आपको फिर दोबारा कंसीव करने में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है उसको हमें ब्लेसिंग की तरह उसको आप अपने हाथों हाथ लीजिए। चाहे आप ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा तो अभी 1 महीना ही निकला था, 2 महीने ही निकले थे, पर उसको कभी आप नहीं हटाइए उसको हमेशा। क्योंकि अक्सर आप जाते हो कहीं यहाँ पेरिफेरी पे किसी नीम हकीम के पास चले गए, कुछ टैबलेट आपने रखवा ली, ब्लीडिंग होती रही, उससे एनीमिया होगा, उससे कभी कभी पूरा नहीं भी निकल पाता, इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा, इन्फेक्शन होगा। तो ये उसके इतने एडवर्स इफेक्ट्स आप फेस करोगे कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे। तो नेवर, मैसेज यही है कि नेवर टर्मिनेट योर फर्स्ट प्रेगनेंसी। बिल्कुल, इट शुड बी वेलकम्ड, हमेशा उसको आप सर आंखों पे लीजिए। बिल्कुल। अभी आपने एक वर्ड यूज किया एनीमिया, ओके। तो इसको अगर हम देखें तो ये एक वर्ड लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, बट प्रॉपर्ली ये आपकी लाइफ में प्लस आपकी प्रेगनेंसी में क्या महत्वपूर्णता रखता है, तो इसको आप एनीमिया वर्ड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर कोई प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के बाद? देखिए, एनीमिया का कॉमन लैंग्वेज में मतलब होता है खून की कमी,
ठीक है। और इसमें बहुत ग्रेड्स है, उन ग्रेड्स की डिटेल में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन अगर आप रेगुलर चेकअप कराओ और 10-11 के आसपास है तो आप आराम से पूरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करोगे, ना आपको किसी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप प्रॉपरली अपना आयरन रखिए, आयरन खाइए, आयरन रिच डाइट खाइए। एनीमिया का इंडिया में, भारत में मोस्ट कॉमन कॉज है वॉर्म्स इन्फेस्टेशन, मतलब आपके पेट में कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन में हैम्पर करते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है, इसीलिए ये भी कहा जाता है भाई पानी साफ पिए, सब्जियों को धो के खाएं, और बाकी मैंने डाइट तो आपको बताई ही जो आयरन रिच होती है ना। तो एनीमिया अगर प्रिवेंट कर लेंगी, एनीमिया का कोई प्रिवेंशन खास नहीं है, उसमें आपको कोई कलाकारी नहीं करनी है, सिर्फ अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आपकी खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको प्रॉपरली वॉश करके खाइए, ठीक है। और रेगुलर ऐसे चेकअप करेंगे तो आपको आयरन टैबलेट भी मिल जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको पूरे 9 महीने कोई प्रॉब्लम खास फेस नहीं करनी पड़ेगी, बच्चा ठीक से ग्रो करेगा। और डिलीवरी के बाद जो भी थोड़ा बहुत ब्लड लॉस तो होता ही है जब भी डिलीवरी होती है, तो उसके लिए भी आपके शरीर में इतनी ताकत होगी कि वो आपका जो फेज है वो आराम से गुजर जाएगा। ना आपके साथ वालों को ब्लड के लिए भागना है, ना कोई और वो करना है। और इवन अगर सिजेरियन की ज़रूरत पड़े तो भी आपके पास इतना ब्लड है कि आप आराम से करा सकते हो, ऑड आवर्स में करा सकते हो। नहीं तो आप जानते ही हो ऑड आवर्स में ब्लड वगैरह अरेंज करना कितना मुश्किल काम होता है। मतलब रिकवरी इजी हो जाती है, आपकी एंटीनेटल जर्नी इजी हो जाती है, आपकी डिलीवरी के बाद यानी पोस्ट नेटल जर्नी इजी हो जाती है, प्लस बच्चे की ग्रोथ ठीक रहती है, बच्चा हेल्दी निकलता है। नहीं तो अगर आप एनीमिक है तो बच्चा भी एनीमिक निकलेगा। फिर आपको पीडियाट्रिशियंस के पास में कंसल्ट करना, उसको आयरन सप्लीमेंट देना, ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मतलब एग्जैक्टली आयरन सप्लीमेंट सब आप खुद टाइम से ले। बस एक चीज याद रखिए कि हीमोग्लोबिन शुड बी above 10. बेसिकली क्या मात्रा रहती है हीमोग्लोबिन फीमेल्स में और मेल्स में? क्या मेल्स में तो थोड़ा ज्यादा हम लोग नॉर्मल रेंज लेते हैं, फीमेल में 11 to 13 इज द नॉर्मल रेंज। 11 to 13। हाँ, लेकिन 11 भी नहीं है आपका, 10 से ऊपर है तो चलेगा। इट इज गुड, मींस इसको गुड मार्क बोलते हैं। आप आओ, हम बढ़ा लेंगे आपको दवाई खिला खिला के। बिल्कुल बिल्कुल, दवाई खा के, पौष्टिक आहार लेके, आप अनार का जूस हो गया, बहुत सी सप्लीमेंट्स हैं, दवाई के साथ भी ये सब जरूरी होते हैं। जूस पे मत ध्यान दीजिए, देखिए जूस वूस निकालना मुश्किल काम होता है। अरे आप रॉ फ्रूट भी खा लो, हाँ। अनार के दाने खा लो, क्योंकि जूस निकालने में आलस करेंगी, ये सब करेंगी, इसलिए अपना पूरा उसको रॉ खा लीजिए, ठीक है। हाँ, जूस वूस के चक्कर में पता चला हस्बैंड जा रहे हैं पास की दुकान पे जूस लेने के लिए, अब वो कितना अनहाइजीनिक है क्या पता, कितना गंदा है। गर्मियों में तो जॉन्डिस वॉन्डिस फैलने का भी डर रहता है। तो आप अपनी हाइजीन प्लस अपना जो घर में इजीली अवेलेबल हो वो काम करिए। बिल्कुल। तो ये तो कुछ सवाल प्रेगनेंसी और इन सब से रिलेटेड हो गए। अब थोड़ा आपके बारे में जानते हैं कि अगर हम बात करें, आपका खुद का क्लिनिक है वत्साल्या, हम तो मतलब देखा ही है ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे प्रॉपर झांसी से हो या आप बाहर से? यहाँ पे आपका सफर कब शुरू हुआ झांसी में एंटर होने के बाद? झांसी से पहले का सफर भी बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली की हूँ और मेरी प्री मेडिकल एजुकेशन जो है वो दिल्ली के गार्गी कॉलेज से हुई है। ओके। उसके बाद मैंने CPMT दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं सन 80 में यहाँ पर आई और मैंने अपना MBBS झांसी मेडिकल कॉलेज से ही किया। ओके। यहाँ से ही मैंने अपना MS भी किया और सन 90 के आसपास मैं जर्मनी हॉस्पिटल में कार्यरत थी। फिर वहाँ से मैंने छोड़ के अपना क्लिनिक शुरू किया, धीरे धीरे मैंने अपना नर्सिंग होम बनाया और मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल। तो मीन्स शादी के बाद की पढ़ाई आपने यहाँ से? नहीं, शादी मेरी हुई थी सन 85 में। आप झांसी से ही हो आप, एंड आप स्टडीज के लिए दिल्ली गए? नहीं, दिल्ली में मेरे माता पिता थे, पेरेंट्स से मेरी प्री मेडिकल एजुकेशन दिल्ली की है। फिर सन 80 में मैं मतलब सेलेक्ट हुई, 85 में मेरी शादी हुई और फिर मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी है जो कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे से उसने MBBS और PG किया, अभी वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में सुपर स्पेशलाइजेशन कर रही है। और बेटा वो PG की तैयारी कर रहा है। तो मतलब आप
बेसिकली झांसी को अब तो serve झांसी की बहुत- हो गई। बहुत टाइम से सर्व कर हाँ रही तो है। बहुत हाँ, मतलब झांसी तो मैं नहीं कहूंगी, जैसे हमारा चैनल ही बुंदेलखंड का है, तो बुंदेलखंड को आप बहुत टाइम से सर्व हाँ कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि यहाँ मेरी बहुत ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ हाँ। की लेडीज़ बहुत गरीब परिवारों की हैं और उनकी डाइट वगैरह जो उनको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत है, Supervision, एंटीनेटल हाँ। पीरियड में भी और आफ्टर डिलीवरी भी। गरीब भी हैं, निगलेक्टेड भी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना। बट खुद ये भी लगता है कि खुद पे प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, मींस लेडीज नहीं करती हैं जो generally- बिल्कुल नहीं करती हाँ, हैं मतलब बेचारी। हाँ, सब घर को खिला के लास्ट में जो बचा कुचा होता है वो लेडी खाती है हमेशा। तो वो प्रेगनेंसी में तो नहीं एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल, बिल्कुल उनको थोड़ा ध्यान दीजिए। हस्बैंड का वही काम है। वही मैंने शुरू में बोला ना कि अगर आप कुछ गिफ्ट दे सकते हो अपनी वाइफ को, तो ये बेस्ट गिफ्ट होता है कि आप उनकी केयर करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स। आप उनसे प्यार से बोलोगे, आप उन्हें सपोर्ट कर दोगे, आप उनको एडिक्वेट डाइट दे दोगे, थोड़ा केयर करोगे, तो आपको भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम फेस, आपको भी एक हेल्दी बच्चा मिलेगा जो मेंटली भी हेल्दी होगा और हंसता खेलता बच्चा, रिलेशनशिप भी हेल्दी होगा, रिलेशनशिप भी हेल्दी होगा। तो विल बी ऑल थिंग्स विल बी इन पॉजिटिव नोट। आई नो देयर विल बी नथिंग Nothing नेगेटिव इन लाइफ। negative। बिल्कुल। तो अब अपने सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल है आजकल, मींस जैसे मैं हो गई या और भी जो नॉर्मल लेडीज हैं, बहुत वेरिएंट आ गए हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल यूज करने के लिए, जो हमारे पीरियड्स होते हैं उनके लिए, कि मेंस्ट्रुअल कप आ गए हैं एंड मेंस्ट्रुअल टैम्पॉन्स आते हैं, पैड्स आते हैं। तो ये आर दी सेफ? क्योंकि ये जिस ट्रेंडिंग वे में आ रहे हैं, लोग यूज करना सोचते हैं, अरे दिस इज वेरी गुड, वी शुड यूज इट। तो ये ट्रेंडिंग वे तो है, बट क्या ये सेफ वे है? देखिए, पहली चीज जो होती है हाइजीन। आप जो भी यूज कर रहे हो वो, मतलब जैसे पैड्स यूज कर रहे हैं तो पैड्स को भी फ्रीक्वेंटली चेंज करिए। अच्छा, टैम्पून्स वगैरह जो होते हैं, कप्स वगैरह होते हैं, दे आर ऑल इंट्रावेजाइनल। तो ये नहीं कि आपने इंसर्ट कर लिया और भूल गए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट हो रहा है और उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कलेक्टेड, जो जैसे आपने देखा कहीं पानी रुका हुआ है किसी नाली में, तो उसमें गंदगी के, उसमें सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रनिंग वाटर। तो यही है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपने वेजाइना में लगाई और आप उसको भूल जाओगे तो ब्लड उसमें इकट्ठा हो रहा है, वो इन्फेक्शन का एक जरिया बन रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, मेरे को लगता है कि ये इसमें स्टैग्नेंट हो जाती है चीज़, ब्लड इकट्ठा होने लगता है। तो इससे बेटर है कि आप पैड्स यूज़ करें और उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करें। क्योंकि बेसिकली अगर ये वेस्ट है तो दैट्स द रीजन वो बॉडी से बाहर आ रहा है, और अगर हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं वो उसमें इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है। भाई अगर यूज भी कर रही हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करिए, ठीक है। उसकी विजिबिलिटी, भाई ब्लड एक पर्टिकुलर मात्रा में इकट्ठा हो गया, इससे अच्छा तो पैड्स आप हाइजीनिक वे में यूज करो, जल्दी जल्दी चेंज करो, आपके टॉयलेट्स क्लीन हो। हालांकि पब्लिक प्लेसेस में बड़ा मुश्किल होता है टॉयलेट क्लीन रखना, लेकिन आजकल आ गए हैं कुछ सीट सैनिटाइजर वगैरह, प्रॉपर यूज करिए। नहीं है कुछ तो आपने सीधे पानी से थोड़ा सा उसको वॉश कर लिया, तो ये सब चीजें हैं हाइजीन। हाँ, अब तो हर रेस्टोरेंट या कहीं भी है कि यू आर अलाउड टू यूज वॉशरूम। आई नो, पहले तो ये था कि हम नहीं किसी भी जा सकते थे, लेकिन अब तो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट, मॉल्स वी कैन यूज, और हाइजीन भी साफ भी मिलते साफ हैं। तो होते हैं ऑब्वियसली, बट ये अब ये रूल है कि हम, मतलब कोई भी रोक नहीं सकता इफ यू आर यूजिंग वॉशरूम एंड इफ यू आर गोइंग फॉर वाटर। तो ये अंदर ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आपको दूर नहीं जाना है, आपके पास ही ये फैसिलिटी अवेलेबल। इवन जो आप हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, पेट्रोल पंप्स पे ये फैसिलिटी है बिल्कुल। कई जगह। हाँ, ये हाइजीन का एक रोल है, टिश्यू पेपर रहता है, आप क्लीन कर सकते हो, ये सब चीजें। तो ये एक हाइजीन रिलेटेड है। प्लस बेसिकली जो 18 अबव गर्ल्स होती है उनके लिए ज्यादा, क्योंकि वो अपकमिंग एज में वो दे विल बी कंसीविंग, और उनके संग ज्यादा ये प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि वो थोड़ी हेजिटेंट भी होती हैं। और देखिए, अगर आपने उस एज में गंदगी, मतलब ये नई हाइजीन मेंटेन करी ना, तो आगे पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है, मतलब उसमें पूरे आपके यूट्रस का, आपके ओवरी का, आपकी ट्यूब्स का इन्फ्लेमेशन कहलाता है पीआईडी, पेल्विक। तो वो बहुत कॉमन हो जाती है, वो बहुत डेंजरस भी है, क्योंकि वो एक तो आपको इनफर्टिलिटी, ट्यूब्स ब्लॉक होना है ना, यूट्रस का इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ें ना बाद की एज में बहुत आपके ज़िंदगी में प्रभाव लाती हैं। तो इसी स्टेज पे हाइजीन मेंटेन करिए प्रॉपरली, तो आपको आगे की इन एडवर्स इफेक्ट से मुक्ति मिल जाती है।
बिल्कुल, मींस इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें शुरू से लेके अभी तक जो क्वेश्चंस किए सब इंटर रिलेटेड हैं सारे। अगर हम नॉर्मल मेडिसिन की बात करें या हम बात करें कि किस समय हमें गायनेकोलॉजिस्ट को रीच आउट करना चाहिए, प्लस अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो इन सबका, जैसे अगर हम ये क्वेश्चन है, इसमें एक वर्ड अभी आपने टर्म यूज किया था शुरू में, इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी, जनता को ये नहीं पता है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, ये हमें कैसे हार्म कर रही है, एंड इसको अगर हम दूर रखते हैं इनफर्टिलिटी को, तो उससे हमारे पास क्या पॉजिटिव चीजें आती हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनफर्टिलिटी की एक डेफिनेशन है कि अगर हस्बैंड और वाइफ साथ साथ रह रहे हैं और आपस में अनप्रोटेक्टेड वे में, मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डोम वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, और 1 साल तक अगर आप साथ में हैं और तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ये इनफर्टिलिटी है। कई बार लेडीज़ आती हैं, भाई मेरे हस्बैंड तो मर्चेंट नेवी में हैं, 3 महीने आते हैं, 4 महीने आते हैं, तो ये गायनेकोलॉजिस्ट को एलिसिट करनी पड़ती है हिस्ट्री कि भाई आप 1 साल तक साथ हैं या नहीं हैं। या कई बार मदर इन लॉ बहुत एंशियस हैं, 3 महीने बाद ही अपनी बहू को लेके चली आई कि भाई इनको तो बच्चा ही नहीं हो रहा है। तो इसमें आप गायनेकोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है कि वो आपको काउंसिल करे। तो 1 साल तक साथ साथ विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कोई कॉन्डोम वगैरह ना यूज कर रहे हो, तो आप उस कपल को कहेंगे, और कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो इनफर्टाइल है। लेकिन ये डेफिनेशन 35 इयर्स के बाद की लेडीज के लिए चेंज हो जाती है। उसमें क्या है कि 6 महीने अगर आप साथ साथ हैं तब भी आपको ट्रीट और नई प्रेगनेंसी हो पा रही है, तो आप इनफर्टाइल माने जाएंगे, क्योंकि वो एज ऐसी है। अच्छा, अब 40 इयर्स की लेडी मेरे पास आ रही है, तो उसमें क्या है, कंसेप्शन के पहले ही आप अपने को इन्वेस्टिगेट करा लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो प्रेगनेंसी बहुत ही प्रेशियस है ना। तो हर एज के लिए, जो रिप्रोडक्टिव एज की लेडी हैं उनके लिए 1 साल साथ साथ नो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एंड फेलियर टू कंसीव, दैट इज इनफर्टिलिटी। एंड इनफर्टिलिटी के रीजन, मेन रीजन तो आजकल इनफर्टिलिटी के रीजन जो है, भाई आप लेडी के अगर आप ऑर्गन्स देखें तो यूजुअली एक तो सबसे पहले हम लोग काउंसिल करते हैं कि फर्टाइल पीरियड क्या है, मतलब लेडी को कब कॉइटस, मतलब प्रेगनेंसी, हाँ, प्रेगनेंसी के लिए कब आपको हस्बैंड वाइफ को साथ साथ रहना है। तो यूजुअली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ, मतलब पहले दिन से लेके अगले पहले दिन तक 21 से 35 दिन की होती है। ठीक है, इसमें 14वां दिन जो होता है उसमें ओवरी से एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है। तो वो 14वां दिन जो है, आप कॉमन सेंस से भी सोचिए, जिस दिन एग रिलीज हो रहा है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल, मतलब उसमें आपके चांसेस मैक्सिमम होंगे प्रेगनेंसी के। लेकिन इसमें थोड़ा रेंज बना दिया गया है, रेंज इन द सेंस के जो 14वां दिन आपने कैलकुलेट किया है ना, आराम से कर सकते हो, पहली डेट है, दूसरी डेट निकाल लो अपनी साइकिल लेंथ से, उससे 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन डे आ गया। लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं होता, तो एक रेंज बना लीजिए, जो 14वां दिन आया उसके 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद, ये आपका जो पीरियड है ये मैक्सिमम फर्टिलिटी का पीरियड माना जाता है। तो 2-3 साइकिल हम लोग जैसे इन्वेस्टिगेट, 1 साल बाद जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, जैसे हस्बैंड का सीमेन एग्जामिनेशन या एग फॉर्मेशन देख लेते हैं। फिर ये पीरियड जो है, इसमें हम कहते हैं कि आप एक प्लान्ड वे में अब दोनों साथ साथ रहिए, तो चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ जाएंगे। तो ये 3 महीने आपने ट्राई किया, अगर 3 महीने में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो फिर हम हायर इन्वेस्टिगेशंस, ट्यूब की इन्वेस्टिगेशन, यूट्रस की अंदर की लाइनिंग की इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, क्योंकि ये फीमेल तो निग्लेक्टेड है, मेल डिपेंडेंट सोसाइटी है, तो कभी भी माँ ये एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरे बच्चे की जांच करा दो, लड़की अपनी बहू की तो करा देंगी। तो उसमें आपको स्ट्रेस देना पड़ता है कि भाई देखिए, प्रेगनेंसी में दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने बेटे की भी जांच कराइए, उनमें कोई फॉल्ट होगा तो फिर उस केस में उसकी भी ट्रीटमेंट साथ साथ चले। पता चला पहले फीमेल का चल रहा है, फिर मेल का चल रहा है, जो काम जो है, जो ट्रीटमेंट 3 महीने में पूरा हो सकता था, वो 6 महीने में आपकी एज बढ़ती चली जा रही है। तो ये रीजंस मेनली जो होते हैं, वो एक तो प्रॉपर टाइम पे इंटरकोर्स ना होना, पूरे ड्यूरेशन तक 1 साल तक साथ ना रहना, आते जाते रहना, और दूसरी चीज कभी कभी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे ट्यूब का इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप दवाएं दे सकते हो,
PID जिसे मैंने कहा पहले, ठीक है। और कई बार फिर ओवरी फॉल्ट पे होती है। एक बहुत कॉमन आजकल डिजीज है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें गर्ल्स जो हैं वो बहुत आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। लड़कियां जो हैं वो क्या है, जॉब में जब हैं बिजी तो वो खा तो रही हैं फास्ट फूड, लेकिन उनके अंदर एक्सरसाइज की कमी है, तो उनका वेट जो है वो बढ़ता चला जाता है। और वेट के साथ साथ जो है फीमेल हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, और उससे ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट डेवलप हो जाती हैं, और वो ओवरी ठीक से एग को नहीं बना पाती। तो ओबेसिटी इज द मेन कॉज, हाँ। यानी आपको डाइट भी अपनी प्रॉपर रखनी है, और विद एक्सरसाइज। यू शुड नॉट बी ओवरवेट। तो इसका मींस ओवरवेट का भी प्रेगनेंसी बहुत रोल है, कंसेप्शन में बहुत रोल है। तो बेसिकली मैंने देखा मेरे पास तो यंग गर्ल्स जो आ रही हैं, ये समझ लीजिए इनफर्टिलिटी के लिए कम से कम यहाँ पर 50% केसेस में PCOD, और उनका वेट रिड्यूस करने के लिए बोलिए, अगर वो फॉलो करती हैं हमारी बात, दे कंसीव आल्सो विदाउट एनी मेडिकेशन। बट वही बात है ना मैम, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि कितनी फ्रीक्वेंटली हमको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और ये बात नहीं है कि आपके पास बेसिकली आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो कीप इट अ साइकिल कि आप रेगुलरली जाओ। तो अगर आपके पास कोई आ रहा है और आपके पास कोई 3 महीने में या 6 महीने, तो आप भी उन पेशेंट को ध्यान रखते हो, प्लस आप उनका भी केयर करते हो प्रॉपर। देखिए ना, जो टेस्ट हैं वो भी टाइम बाउंड है। जैसे ट्यूब टेस्ट करना है किसी को तो 7th या 8th डे साइकिल के करना पड़ेगा, तो कई बार आप डे नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो आप हमारे पास आ रहे हो तो हम आपको बताएंगे तो कि इस डे पे आप इस टेस्ट को कराइए, इस डे पे इस ओव्यूलेशन टेस्ट कराइए। तो आप आओगे ही नहीं तो हम काउंसिल कैसे बिल्कुल। तो वही बात है कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं ये नॉर्मल जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस लेडीज। और एक सवाल मतलब ये नॉर्मली अपने पास बुंदेलखंड में तो सुनने को ही मिलेगा कि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, लेकिन अगर हमारे पास मतलब मान लीजिए सास है, कोई मदर इन लॉ है, तो वो किसी और का एग्जाम्पल देके मान लीजिए किसी कोई बहुत इजीली प्रेगनेंसी निकाल लेती है 9 महीने, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वही अगर दूसरा पेशेंट है उसको 1st या 2nd मंथ से प्रॉब्लम आती है। तो सबके केसेस अलग होते हैं, या मानते होते हैं। और देखिए ऐसा है, आप रानी लक्ष्मीबाई की लैंड पे हैं तो आपको अपने रास्ते खुद चुनने हैं। मदर इन लॉ कुछ भी कहती रहे, आप खुद आइए चेकअप के लिए, आप फॉरवर्ड अपने को करिए, हस्बैंड से चेकअप कराइए, हम आपको सब काउंसिल करेंगे, आपके अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ठीक है। तो आप अपना रास्ता खुद चुनिए, बिल्कुल वही कम फॉरवर्ड। हाँ, चेकअप प्लस आपको जो कॉम्प्लिकेशंस है आप उनको मतलब अपफ्रंट होके बोलिए, बिल्कुल। क्योंकि ये होता है कि हमने तो 9 महीने तक पोछा लगाया, अरे तुम नहीं लगा पा रही हो, तुम बैठ नहीं पा रही हो। तो ये चीज ये है कि हर किसी की प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली अलग होती है। नहीं तो प्रेगनेंसी में देखिए प्रेगनेंसी में जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट प्रेगनेंसी होती है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, उससे आपके जॉइंट्स जो होते हैं थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपको पेन फील होता है, चलने में दिक्कत, प्लस आपका वेट बढ़ता है। आपको डॉक्टर भी हिदायत देता है भाई ऐसे कदम रखिए कि गिरने का अवॉइड करिए गिरना, तो आपको हर एक्टिविटी वही करनी है जो आपके लिए रिस्की ना हो। तो मतलब ये नहीं कि मदर इन लॉ अगर कहीं कि भी पोछा लगाओ तो नहीं लगाओ भाई, दबता है पेट। तो बिल्कुल आपका इसके लिए क्या कहना है कि सिंपली हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो इस चीज को फोर्स ना करें, सबका अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। तो आप मींस हमारी जनता को क्या इस चीज के लिए कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी एक डॉक्टर के अंडर में सुपरवाइज्ड प्रेगनेंसी हो, आप टाइम टू टाइम, जैसे एंटीनेटल चेकअप्स हैं फॉर एग्जांपल, 9 महीने की प्रेगनेंसी में आप जब प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गई उसके बाद मंथली चेकअप स्टिल 8 मंथ कराइए, फिर हम लोग आपको वीकली चेकअप्स के लिए बुलाते हैं। उस दौरान हमें आपके जो भी जांच करानी होगी हम अपने आप कराते रहेंगे, आपको जो भी सप्लीमेंट देना होगा हम अपने आप देंगे, आपको टेटनस के इंजेक्शंस लगाने होंगे हम आपको टाइम बताएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड कब होना है हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप टाइम से, फॉर एग्जांपल ये जो 2nd ट्राइमेस्टर का टारगेट स्कैन है जिसका कि इससे भी जुड़ाव है कि आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने में आपको सहूलियत हो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम बच्चे में आ गई तो अगर 18 हफ्ते क्रॉस करके आप आओगे तो आपका ये इम्पोर्टेंट स्कैन भी मिस हो जाएगा, एंड उसमें फिर आप कुछ हेल्प नहीं कर कुछ हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि हर चीज टाइम से करिए अपने लिए। अच्छा, आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो बच्चे के न जाने कितने वैक्सीनेशंस होते हैं, इतने सारे, हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन, BCG का ही तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हो जाता है,
तो आपको जो है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट पूरी तरह से प्रिपेयर कर देगी कि ये काम आपको कराना है। बिल्कुल। तो बेसिकली आप प्रॉपर गाइडेंस में रहिए डॉक्टर की, रेगुलर फॉलो अप लेते Antenatal रहिए, checkups कराइए। 9 मंथ्स फॉलो अप लेते रहिए एंड खुद के मिथ नहीं बनाइए कि खा लिया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या बेसिकली कई बार होता है तबीयत खराब भी है तो ठीक है इसके बदले ऐसा खा लो, घरेलू नुस्खा नहीं आप लो, बट बेसिकली एक डॉक्टर से सजेस्ट करके आप सजेशन लेके तब आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो बहुत सारे सवाल हमने पूछे अपनी गेस्ट से, गेस्ट क्या बोले आपको, तो ये आप लोग के लिए है, बिल्कुल सारे अवेयरनेस हमने आपके सामने रखे हैं। अगर अभी भी कोई सवाल रहते हैं तो प्लीज आप बिल्कुल हमें कमेंट्स में बताइए। जब भी ये मेरा प्रॉमिस है, नेक्स्ट एपिसोड जब भी होगा मैं आपके क्वेश्चन जरूर पुट अप करूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं पूछ पा रहे हो या आप मुझे डायरेक्टली भी नहीं बोल पा रहे हो, तो आप प्लीज मुझे पर्सनली डीएम करिए। मैं आपको लिंक, आपके पास सारी मेल आईडीज हैं, सब कुछ है आप लोग के पास। बुंदेली स्पिरिट नाम से हमारा चैनल है और ये सब आप लोग के लिए स्पेशली। अगेन मैं वो चीज दोहराऊंगी कि अगर आपको ये खासतौर से हमारे मेल्स के लिए है, अगर आपको कोई गिफ्ट देना है तो अपनी वाइफ का, अपनी मदर का, अपनी बेटी का केयर बहुत अच्छे से करिए, जिससे कि वो आगे जाके आपको थैंक यू बोलें और आपको लगे जो आपने बेनिफिशियल गिफ्ट दिया है। तो आज के चैनल में इतना ही, एंड आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक हेल्पफुल है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते।